नमस्कार। कर्मयोगियों की कर्म गाथा में आप सबका स्वागत है। आज के मेहमान हैं श्री आशीष शर्मा जी, जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और एट प्रेजेंट फाउंडर और ग्लोबल चेयरमैन हैं एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के। साथ ही वो प्रेसिडेंट हैं इंडियन एक्सपैट्रिएट मैडन के। वो एक बहुत अच्छे कवि, लेखक और गायक भी, इसीलिए उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं हाल ही में और एक एल्बम भी शैमारू पे उपलब्ध है। तो हम आशीष भाई से ही पूछते हैं उनके जीवन की क्या गाथा रही और वो कैसे इस आयाम तक पहुंचे। नमस्ते आशीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। जी नमस्कार शुचिता जी। मैं आपको सर्वप्रथम बधाई देता हूँ इस कर्म योगियों की गाथाओं में जो आपने एक नया चैप्टर शुरू किया है। और आपके सभी श्रोताओं को भी मैं अपना अभिनंदन भेजता हूँ, नमस्कार भेजता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊं, मैं पटियाला में पैदा हुआ, पटियाला में हमारा घर है और पिंजौर में भी मेरा घर है। तो आप कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों का मैं वासी हूँ। और इंडोनेशिया में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे एक मल्टीनेशनल ग्रुप है, उसमें मैं एज जीएम के तौर पर कार्यरत हूँ। लिखना मेरा पैशन है और मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ। मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनके नाम हैं पर्ल्स फ्रॉम द ओशन ऑफ हार्ट, डायमंड्स फ्रॉम द माइन ऑफ माइंड एंड एमरल्ड्स कार्व्ड विद थॉट्स। इन तीनों पुस्तकों का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो मेरी धर्मपत्नी योगिता ने किया है। और इसके अलावा एक हमने जॉइंट प्रोजेक्ट लिया था एलपीजीआई के समूह के पटल ही उसका सहयोगी है, जिसमें हमने साउथ ईस्ट एशिया के 10 पोएट्स को डिफरेंट कंट्रीज में जो रह रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक साझा संग्रह भी निकाला था, काव्यात्रा भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक। तो उसका भी मैंने मुख्य संपादक के तौर पर किया। और एक नया प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है 15 पोएट्स के साथ, जो पूरे विश्व से हमने लिए हैं। वो भी पुस्तक बहुत जल्द ही आने वाली है। इसके अलावा जब मैं लिखता हूँ, कविताएं जो लिखता हूँ उसमें से कुछ कविताएं गीत हैं, बेसिकली गीत हैं, गजलें हैं। तो इसलिए कुछ म्यूजिक का शौक बचपन से ही रहा है। हालांकि मैंने सीखा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा रही है कंठ पर। तो अ, अभी हाल ही में मेरा एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हुआ है 6 गजलों का, शेमेरू पर। और इसके अलावा जो हमारा जो बेटा है एएसएल के लोगों के अंडर जो अपने म्यूजिक एल्बम्स लाता है, अभिलक्ष शर्मा लक्ष्य है उसका नाम। वो भी एक इमर्जिंग सिंगर है और उसके भी तकरीबन 6 गाने रिलीज हो चुके हैं। और एक नया गाना भी उसका जल्द ही अगले 30 तारीख से पहले पहले शिमेरू पर ही रिलीज होगा। तो ये बेसिकली मेरे बारे में है। वैसे मैं एकेडमिकली अगर आप देखें तो मैं बीई हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। और इसके साथ मैंने एमबीए किया है, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये मेरे बारे में है। परिवार की अगर आप बात करें तो मैं, योगिता और 2 बच्चे हैं। बेटी हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से। शी इज डूइंग आर्किटेक्चर, बैचलर्स हो गया, अभी मास्टर्स कर रही है। और बेटा अभी तो हमारे साथ मैदान में ही है, बट उसका भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हो चुका है। तो वो बहुत जल्द जाएगा, नेक्स्ट ईयर होपफुली यूएस शिफ्ट होगा। तो ये मेरे बारे में है पूरा। जी, बहुत अच्छा जीवन है आपका। और हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आशीष भाई, क्योंकि मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी बनने के लिए कुछ तो पहले भी रहा होता है बचपन में भी। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने शुचिता जी बोला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे संस्कार जो हैं वो अपने घर से पाते हैं। जो पहला स्कूल है, द फर्स्ट स्कूल एवर फॉर एनी चाइल्ड इज द होम इटसेल्फ। तो
मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों ही टीचिंग लाइंस में रहे। माय मदर, वो रिटायर हुए एज प्रिंसिपल फ्रॉम आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला। श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती उत्तरा शर्मा जी, इसी साल हमने उनको खोया है। और मेरे फादर प्रोफेसर हरिंदर कुमार शर्मा जी, वो रिटायर हुए हैं। वैसे उनका तकरीबन 40 साल की सर्विस रही है मार्कंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद मार्कंडा में, और उसके बाद वो रिटायर हुए हैं फ्रॉम खालसा कॉलेज यमुनानगर। तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में था। और हम तो दो भाई हैं। मैं और मेरा ब्रदर अक्षय, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, एडिलेड में रहते हैं। तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। और कुछ कविताओं के प्रति रुझान शुरू हुआ। मैं मोहम्मद रफी जी के गाने बहुत सुना करता था, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी उनकी हाई पिच। तो मेरे को बचपन से ही शौक था उनकी हाई पिच वाले गाने गाने का। फिर उसके बाद धीरे धीरे रुझान हुआ, तो मैंने जगजीत सिंह जी को बहुत सुना। तो जगजीत सिंह जी को जब सुनना शुरू किया तो अपने आप लिखना भी शुरू हो गया। अदरवाइज तो देखें आप, कहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कहाँ पे एक आप ये लिटरेरी जर्नी है जो पोएटिक जर्नी है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करती हैं। तो वो हुआ। फिर मेरे फादर साहब के एक बहुत परम मित्र हैं, डॉक्टर हरजीत सिंह सद्दर जी। वो पंजाबी के बहुत जाने माने पोएट हैं। और उनको हम देखते थे, बचपन से देखते थे कि उनकी बुक्स वगैरह रिलीज होती थी। तो हमें लगता था कि जो लोग बुक्स लिखते हैं ना, बचपन का जो जो चाइल्ड माइंड होता है, कि जो बुक्स लिखते हैं, बुक्स प्रकाशित होती हैं, वो बहुत अच्छा काम है। तो वो एक मन में था कि कभी कुछ तो निकालेंगे ऐसा। तो वो सब चीजों का जो मिश्रण था, तो उससे शायद मेरी पोएटिक जर्नी शुरू हुई। और जो अमिताभ बच्चन जी जो जो मधुशाला पढ़ते हैं, बाबूजी की, वो जिस ढंग से पढ़ते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो आई थिंक ये सब मिश्रण जो है ना, ये सारी चीजों का मिश्रण बन के एक कंपाउंड तैयार हुआ जो आपके सामने है अभी। बिल्कुल। तो इस तरह से यही जर्नी रही है। पटियाला में मेरी स्कूलिंग पटियाला में ही हुई है, कॉलेज भी मैंने पटियाला में किया। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए कर्नाटका गया, वहीं पे योग्यता मिली मेरे मुझे, सेम कॉलेज में। तो उसके बाद तो सारी हिस्ट्री ही है जी। तो हाँ बचपन का तो ये रहा है। हाँ, तो आपने कहा कि आप गाना गुनगुनाते हैं और रफी जी के पसंद हैं, जी जगजीत सिंह जी के, तो कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए अगर। जी जरूर। मैं अभी जो मेरी हाल ही में एल्बम जो रिलीज हुई हैं उसी में से ही एक गजल आपके, एक एक कुछ लाइनें आपके समक्ष रखता हूँ, कुछ पंक्तियां। बेसिकली वो यूनिवर्सल प्रेयर है, जो मुझे, मेरे दिल को बहुत करीब है मुझे। क्योंकि वो एक यूनिवर्सल प्रेयर है, उसको आप किसी धर्म के साथ, किसी जाति के साथ नहीं बांट सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो वही आपके समक्ष रखता हूँ। अ, वो कुछ है, ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तो सबको दे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। पेट भर खाना मिले और सर पे सबके छत रहे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। ढूंढते हो रब को गिरजा और मंदिर मस्जिदों में, मस्जिदों में, पर वो रहता है दिलों में और बसता है रूहों में, है रूहों में।
देख ले जो उस खुदा को, भूखे बच्चे की नजर में, नजर को वो परख भी दे, ऐ खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। जी वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। और अंत्योदय की भावना से ओतप्रोत, शब्दों में तो जी वही भावना है। तो हमने आपको जी आदरणीय मोदी जी के साथ भी देखा, और उनपे भी आपने एक जी बहुत बेहतरीन कविता लिखी थी जो मेरे दिल के जी काफी जी करीब है। तो जी मुझे मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगती है। अगर आप और उन सबसे बड़ी लाइनों को बात भी थी, दोहरा पाए, अगर याद हो जी तो। जी मैं बताता हूँ उसके उसकी आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि वो पोएम कहाँ से निकली। जी जी एक्चुअली जब मोदी जी जकार्ता आने वाले थे 2018 में, मई 2018 में, तो मुझे भी सौभाग्य मिला क्योंकि यहाँ पे इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन है मिडान में, तो मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे को ऐसा था कि हमने मोदी जी के उसमें पार्टिसिपेट करना था हमारे डेलीगेशन में। तो वहां पे हम लोग गए, तो मेरे उस दिन सुबह मैं बैठा हुआ था कि मोदी जी दिल्ली से चल रहे हैं और वो जकार्ता पहुंच रहे हैं, तो मैं क्या लिखूं। तो मेरे दिमाग में एयरक्राफ्ट था, बादल थे, और मोदी जी थे। मोदी जी मुझे सूर्य की तरह लगते हैं, मतलब वो ऐसा जिनका जो उनका प्रकाश है, जो उनकी आभा है, जो उनका ऑरा है, वो किसी सूर्य से कम नहीं है। तो बचपन से ही, जैसे मेरे को बचपन से जैसे अटल जी का था ना, अटल जी से मैं काफी प्रभावित रहा हूँ। तो ऐसे ही अटल जी पे भी मैंने एक कविता लिखी है, वो भी जरूर सुनाऊंगा आपके प्रोग्राम में, तो पक्का सुनाऊंगा। तो बिल्कुल। उसीलिए फिर उसमें से ही वो कविता निकली, उसके कुछ छंद आपके समक्ष रखता हूँ। रखिए। आप सोचिए कि जब मोदी जी चल रहे हैं, और वो कविता है कि करम योगी नरेंद्र मोदी, इसका जो शीर्षक है करम योगी नरेंद्र मोदी। जहां धरती अंबर है मिलते, जहां धरती अंबर है मिलते, वहां अद्भुत लाली छाई है। जहां धरती अंबर है मिलते, वहां अद्भुत लाली छाई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। तो सूरज से कम नहीं है मोदी जी। किरणों की अद्भुत आभा से भारत का कण कण जागा है। किरणों की अद्भुत आभा से भारत का कण कण जागा है। हर जन जन में है जोश भरा, उमंग नई लहराई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। नमो नमो के शंखनाद से मधुर ध्वनि है गूंज उठी। नमो नमो के शंखनाद से मधुर ध्वनि है गूंज उठी। हर गांव शहर बिजली पहुंची, उज्ज्वला क्रांति आई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। एक्चुअली कविता तो बहुत लंबी है, तो पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा। तो मैं अंतिम छंदों पे आता हूं सीधा। नरेंद्र बसा हर भारतवासी के मन में, नरेंद्र बसा हर भारतवासी के मन में। नई साधना नई चेतना जन जन में। नव स्वरूप का नव भारत अवतरित हुआ। नव स्वरूप का नव भारत अवतरित हुआ। हर जन जन की होती अब सुनवाई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। सूरज से कर्म योगी बनकर, सूरज से कर्म योगी बनकर नित अपना तेज हो बांट रहे। सूरज से कर्म योगी बनकर नित अपना तेज हो बांट रहे। अपनी ऊर्जा की शक्ति से हर हृदय मशाल जलाई है। ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है। बहुत ही तो सुंदर। ये कविता थी बहुत जो सुंदर उस और उस बिल्कुल टाइम पे अप्रोप्रिएट। सृजन हुआ। बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी व्यक्तित्व को पिरो डाला। जी, जी, वो और मैं आप तभी सब पे रो दोहराने पाते के हैं लिए कि अगर हम आप। भारतीय हैं और जी भारतीय मूल के हैं सब जन। जी इसमें मैं से। ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जी कि हम आज का लम्हा जी रहे हैं, कि उस लम्हे का नेतृत्व हमारे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। जी ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि देखिए, आप जबरदस्ती किसी के लिए नहीं लिख सकते हैं। आप तभी लिखेंगे जब आपकी आत्मा मानेगी उस चीज को लिखने के लिए, और वो तभी मानेगी अगर आप उसको रियली सच्चे सच्ची भावना से उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो इसीलिए उसके इसके बाद मैं नहीं लिख पाया।
क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे भाव थे और मुझे जो मोदी जी का जो स्वरूप सूर्य की भांति दिखता था, दिखता है आज भी, तो उसी से ये कविता का सृजन हुआ। इसीलिए और ये आजादी कविता के मेरी अमृत तीसरी। महोत्सव में मैंने यही सोच के कि मैं, हमें पता है कि जी हमारा देश आगे बढ़ रहा है और कौन कौन लोग जी उस पे प्राइड फील करते हैं। बहुत अच्छा जी 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 लिखा आपने। और भी हमारे साथ आप अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि आप भारत भूमि से दूर है, मातृभूमि से, फिर कैसा लगता है इंडियन डायस्पोरा वहाँ कांटेक्ट में रहता है, किस तरह से फील होता है भारत को आगे बढ़ते हुए देखकर? देखिए, हम लोग मैं तो इंडोनेशिया में से, उससे पहले मैं काफी देश विदेशों में घूमा हूँ, क्योंकि मल्टीनेशनल्स में काम किया है, कई कंट्रीज में मैं गया हूँ। लेकिन भारत से दूर रहने का जो मुझे मौका मिला है वो यही 10 सालों में मिला है। वो होता था कि जाते थे, 10 दिन का टूर हुआ, 1 महीने का टूर हुआ, वापस आ गए। लेकिन भारत से दूर रहने का यही 10 साल का वक्फा है, जब मैं इंडोनेशिया में आकर हम लोग रहे। इंडोनेशिया तो खैर एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, सुंदर कंट्री है। लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार लोग हैं, बहुत कर्टियस लोग हैं। और डायस्पोरा भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे से फैमिलीज की तरह जैसे होता है वैसे ही रहते हैं। और मजा आता है, मतलब काम करने में, कम्युनिटी के लिए काम करने में, डायस्पोरा के लिए काम करने में। और जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग करते हैं। देखिए, मानना मेरा ऐसा है कि जब तक आप विश्व को, दुनिया को खुले हाथों से स्वीकार नहीं करेंगे, तो आपको विश्व भी खुले हाथों से स्वीकार नहीं करेगा। तो ये एक सिम्बायोटिक आप बोल लीजिए, या ये है कि एक कदम आप चलो तो एक कदम दुनिया आपकी तरफ बढ़ती है। तो जब तक ये अप्रोच से आप नहीं चलेंगे, तब तक नहीं आप एडजस्ट हो सकते हैं। किसी भी डायस्पोरा में आप चले जाएं, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, तो आई थिंक जब इस अप्रोच से आप रहते हैं, इस अप्रोच से काम करते हैं, तो अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। बाकी तो देखिए, लाइफ में चैलेंजेस तो हैं, और चैलेंजेस हर जगह आते हैं। तो उन चैलेंजेस को कैसे आप मैच्योरली और टेक्टफुली आप हैंडल करते हैं, तो वो तो हर एक इंसान पे निर्भर करता है। लेकिन मेरी जर्नी जो है 10 साल की, यहाँ पे बहुत अच्छी रही है। सच। भारत याद आता रहता है बीच बीच में, लेकिन ये इतना दूर भी नहीं है। इंडोनेशिया से जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, 5-6 घंटे का फ्लाइट जर्नी है। तो जी जी। तो इसलिए बहुत अच्छा डायस्पोरा है, वो तो हमें पता ही है, और वहाँ के मंदिर तो हम देख के जी वहाँ की खूबसूरती को जी समझ जी पाते हैं कि वहाँ किस जी जी प्रकार की खूबसूरती रही होगी। और जी और भी आपके जीवन में कोई संघर्ष आया आशीष भाई? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है संघर्षों से बहुत घबराती है, और संघर्षों जी को पार करने के बाद में ही सूर्य वही काले बादलों को का रास्ता जी चीर जी कर ही बाहर निकल सकते हैं, उदित हो सकते जी जी। संघर्ष तो देखिए हर कदम पर संघर्ष है, जीवन के हर कदम पर संघर्ष है। परमात्मा की कृपा ये रही कि हमारे पेरेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे, वेल ऑफ थे। हैं। तो उन संघर्षों से, परमात्मा की कृपा से हमें नहीं गुजरना पड़ा, जो कि बहुत टफ संघर्ष होते हैं। लेकिन उसके बाद भी एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम होती है। तो मुझे याद है, जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की दमन में, तो अब स्टार्टिंग में तो आपको बहुत कम पैसे में जॉब स्टार्ट होती है, चाहे आप कैसे भी हम्म। ज्वाइन करें। तो उस वो पीरियड थोड़ा सा संघर्षमय था। और मुझे याद है कि हालांकि मेरे को घर से भी बोलते थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। आज से तकरीबन 25-26 साल पुरानी बात है, कि घर से भी बोला करते थे कि अगर कोई चीज जरूरत है तो मुझे बताओ। तो लेकिन मेरे एक था कि नहीं, मैं बताता नहीं था कि मेरे को जरूरत कुछ है या नहीं है। तो मतलब जॉब में आने की बात कर रहा हूँ, जॉब से पहले तो हमने बहुत हम्म। उड़ाया। जॉब से पहले तो 1 महीने में 2-2 बार भी मंगवा लिया करते थे। तो जॉब में आने के बाद लगा कि नहीं, अब जो है ना, ज्यादा प्रेशर डालना पेरेंट्स पे ठीक नहीं है। तो उस जमाने में मेरे को याद है कि मैं इंडस्ट्री में भी काम करता था। फिर मैंने एक दमन से आप वापी जाते हैं, तकरीबन 8-9-10 किलोमीटर का सफर है। तो मैं सैटरडे संडे वहां पे मैनेजमेंट क्लास, मेरे को मैनेजमेंट के क्लासेस पढ़ाने का शौक है। तो मैं मैनेजमेंट क्लासेस, एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर था, वहां पे जाया करता था क्लासेस पढ़ाने। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक लगता था कि नहीं, एक संघर्ष क्या होता है वो पता होना चाहिए। जी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि लाइफ में पैसा कमाया कैसे जाता है। तो वो एक एक कमियों पीरियड का। रहा।
जी, तभी मैं वो एक अपनी पीरियड कविता। रहा जो मेरे को हमेशा याद याद रहता है। वो दमन का जो मेरा संघर्ष था, जिसको मैं अपना संघर्ष मानता हूँ 3 साल का, और उसने मुझे लाइफ में बहुत अच्छा आगे हेल्प किया। और फिर उसके बाद मैंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इंडिया में भी काम किया, इंडियन कंपनीज में भी किया, और अब मैं यहाँ पे हूँ। जी, दमन तो इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। दमन इज अ ब्यूटीफुल, यस। और योगिता भाभी के बारे में या और कोई बात आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या आप अटल जी जी की योग जो कविता कह रहे थे उसमें से। जी जी जी, मैं हाँ, योगिता के बारे में बताता हूँ कि योगिता मुझे कॉलेज में ही हम लोग मिले थे, और मेरी जूनियर थी ये। और वैसे उसके बाद हमारे कुछ रिलेशन भी निकल आए, लेकिन मिले हम कॉलेज में थे, ये सच्चाई ये है। तो अ, योगिता बहुत ही संजीदा है, और हमारे प्रति, परिवार के प्रति उनका एक अलग व्यू है। और उन्होंने हमेशा मुझे पता है कि शी इज ऑल्सो बी टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, और स्टार्टिंग में जॉब भी की। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसलिए फिर, अच्छा मेरा क्या होता था, मेरा कभी जॉब यहाँ है, 4 साल यहाँ, 5 साल वहाँ, तो वो इतना इस उसमें फिर उनका जॉब नहीं हो पा रहा था। तो देन शी डिसाइडेड टू लीव। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कारण उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया है। जी। बट शी इज आई मीन अ वेरी गुड मदर, और वेरी गुड वाइफ, और हमेशा बड़ों का आदर सत्कार करने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संघर्ष में अगर, या मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिसको आप बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सक्सेसफुल एक लेडी का हाथ होता है, तो मेरे पीछे 2 लेडीज का हाथ है, माय मदर एंड माय वाइफ। मोस्टली तो ऐसा ही ये है। होता है। तो जी मतलब आपको जीवन संगिनी भी अच्छी मिली, जॉब भी अच्छा है, तो जी प्रभु जी, की कृपा रही वो है। परमात्मा की कृपा रही है। और बाकी अटल जी के बारे में आपने कहा कि अटल जी की कविता, जी जी मैं जरूर सुनाऊंगा। ये मैंने तब लिखा जब अटल जी हमें छोड़कर चले गए। बहुत मन उदास हुआ, क्योंकि अटल जी जैसे जो व्यक्तित्व है, उनका दोबारा पैदा होना, वो एक बहुत मुश्किल लगता, वो लगता नहीं है कि ऐसा होगा। वो इंसान जो विरोधी विरोधियों को भी दुर्गा कह के संबोधित कर दे, और जिनको विरोधी भी बैठकर इत्मीनान से सुने और उनकी गहराइयों तक चले जाएं उनकी बात की, वो बहुत आज के तारीख में संभव नहीं है। और मेरे बड़े मामा जी जो थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो वो उन्होंने मुझे अटल जी के तरफ लेकर आए। और हालांकि मैं आरएसएस में कभी नहीं गया, या कोई ऐसा मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एक विचारधारा जो है अटल जी की, अटल जी को सुनना एक डिलाइट है। मगर अगर आज भी उनके आप भाषण उठा लें, तो मतलब मैं तो सुनता चला जाता हूँ। एक एक सीरीज शुरू कर लेता हूँ तो मैं सुनता हूँ उनके भाषण, उनको सोचने की वो क्या कहते क्या है, कितनी गहराई है उनकी बात में। तो वही एक कविता है कि इसका शीर्षक मैंने दिया था कि अटल सत्य को अटल पुरुष ने पार किया। इसका जो शीर्षक है, और ये कविता भी मेरी तीसरी पुस्तक में एज फीचर्ड पोएम आई, नरेंद्र मोदी जी के की पोएम के साथ ही। अटल सत्य को अटल पुरुष ने पार किया, अटल पुरुष जाते जाते भी अटल ज्ञान है बांट गया। अटल पुरुष बोला भारत से, अटल पुरुष बोला भारत से, अटल इरादे से बढ़ना। अटल पुरुष बोला भारत से, अटल इरादे से बढ़ना। आंख लगाकर विश्व देखता, आंख लगाकर विश्व देखता, नभ के तारों को छू लेना। अटल पुरुष बोला हिंद प्रचंड युवा शक्ति से, अटल पुरुष बोला हिंद प्रचंड युवा शक्ति से। ए भारत के उज्जवल भविष्य, अटल उम्मीद करता हूं तुमसे, अटल लक्ष्य अर्जित करना। अटल पुरुष बोला हिंद के पहरेदारों से, अटल प्रतिज्ञा अटल इरादा, भारत माँ की मान का सदका, अटल विजय हासिल करना। तो ऐसे ही कविता तो बहुत लंबी है, मैं अंतिम छंदों पे आता हूँ कि अटल पुरुष बोला भारत के कृषि किसानों से, अटल पुरुष बोला भारत के कृषि किसानों से, ताकत तुम में मिट्टी को सोना कर दो, ताकत तुम में मिट्टी को सोना कर दो,
तुमसे रोशन ये गुलशन है, तुम इसको सदा हरा रखना। अटल पुरुष बोला भारत माता से, अटल वचन देता हूं तुमको लौट के फिर मैं आऊंगा। अटल वचन देता हूं तुमको लौट के फिर मैं आऊंगा। ए मातृभूमि फिर से तेरी सेवा में रम जाऊंगा। ए मातृभूमि फिर से तेरी सेवा में रम जाऊंगा। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा अटल जी जैसा व्यक्तित्व दोबारा से हिंदुस्तान की धरती पर पैदा करे। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने, और सच में अगर अटल जी को पुनः मौका मिलेगा तो वो जरूर मातृभूमि की सेवा में ही मिलेंगे। जी वो विराट व्यक्तित्व। पर आशीष भाई, मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ। अटल जी ने स्वयं के शब्दों में कहा कि मैंने किसी को दुर्गा जी। नहीं कहा। अच्छा उनके अच्छा। ऊपर स्टिक कर दिया गया। और आप, अगर आपकी अदालत का एक एपिसोड है, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि आप सुनते रहते हैं, तो जी अटल जी को सुनना जी जी ही एक तपस्या के समान होता है। तो जी 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 जी। उन्होंने स्वयं के शब्दों में कहा कि मैंने किसी को दुर्गा कहा नहीं था, पर मेरे पीछे अच्छा। दुर्गा आज भी पड़ी हुई है। और बहुत नहीं देखिए, ही मुस्कान के मेरा साथ कहने उन्होंने। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक ऐसी व्यक्तित्व है कि जिनको विरोधी भी सुनते हैं, बहुत। जो कि आज की तारीख में नहीं है। आप उनका भाषण देखिए, जो जो भाषण उन्होंने दिया जब एक एक वोट से, जो एक उससे सीट से गिरी सरकार। आप भाषण सुनिए वो। हाँ। मतलब सरकार जा रही है और वो भाषण दे रहे हैं और उसमें संसद में खड़कर, और क्या क्या भाषण है वो। तो उसके लिए आप में एक पैशन चाहिए, एक जज्बा चाहिए, और एक ताकत चाहिए। अपने आप, अपने व्यक्तित्व में एक ताकत चाहिए, तभी आप वो ऐसा बोल सकते हैं। जी, जी ही वाज अ स्टेट्समैन। और अब उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। शायद समय की आपको आज थोड़ी सी कमी है, तो हम जी पुनः जुड़ेंगे और भी विषयों पे बात करेंगे। आशीष भाई, जी जी, बहुत जरूर जरूर। बहुत प्रेरणादायी आपका जीवन सफर हमें सुनने को मिला, और इतनी सुंदर कविताओं के साथ आपने आज हमारा भी दिन बना दिया है। तो बहुत बहुत आभार, और बहुत सारी शुभेच्छाओं के साथ जय हिंद। नमस्ते। जी जय हिंद, और बहुत शुक्रिया सुचिता जी। आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। जब भी आपका आदेश होगा मैं जरूर दोबारा आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आदेश करने की तो क्षमता नहीं है, अनुरोध जरूर करूँ।